देखो ये मेरा फ्रेंड है कीर्ति। आप उड़ीसा से हो ना? हाँ, उड़ीसा से। उड़ीसा से है, ये एक एनालिस्ट है। और मैं जो तुम लोगों के साथ शेयर करता था, जैसे कि ज़्यादा यूट्यूबर और ट्रेडर के ऊपर फोकस ना करो, लर्निंग के ऊपर फोकस करने के लिए, ঠিক है? বেঙ্গলি में थोड़ा बोलता हूँ, ঠিক है? আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে লার্নিংয়ের উপরে, তবেই আগে গিয়ে প্রফিট বানাতে পারবে। আজকে আমি তোমাদের সাথে মিট আপ করাচ্ছি কীর্তি, আমার ফ্রেন্ড। ওকে, সো কীর্তি হচ্ছে একজন অ্যানালিস্ট, অ্যানালাইসিস করে মার্কেটকে, নিফটি, স্টকস, এভরিথিং। তো আজকে এর কিছু শেয়ার, কীর্তি আমাদের সাথে কিছু শেয়ার করবে, আমরা সেগুলো এখানে দেখবো। ওকে, ডান। কীর্তি, লেটস স্টার্ট। चलो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, फुल हाँ, स्क्रीन कर देते। ओके ओके, डन। ये अब से हो रहा है ना क्लियर? हाँ, ओके, नाइस, हाँ, कैरी ऑन। तो मैंने ये देखा कि 2022 से यहाँ से एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसको मैंने सारे जो बेरिश पैटर्न है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए कोशिश करा, जितने ज्यादा हो सके उतने कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ कीर्ति पे सुनो, एक्चुअली हमारा जो व्यूअर्स है उसको नहीं पता है क्या ट्रेडर्स के बारे में, क्या एनालिस्ट के बारे में, और स्टॉक कैसे आगे चलता है, निफ्टी कैसे आगे चलता है, कुछ भी ज़्यादातर मालूम नहीं है, ठीक है? तुम पहले उसको कुछ समझाओ। वो क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी स्टॉक में न्यूज़ चैनल के आने के बाद। तो क्या उस लोगों जी, को ऐसा करना चाहिए या नहीं? उसको क्या करना चाहिए, उसको कुछ सजेशन दे दो आप। तो बेसिकली शुरू करते हैं कि निफ्टी क्या है, वहीं से शुरू करेंगे बेहतर रहेगा। सही है। यस यस यस, ऑफ कोर्स। जैसे कि काफी सारे कंपनीज हैं, सारे कंट्रीज में होते हैं काफी सारे कंपनीज। तो कुछ कंपनीज लिस्टेड होती हैं, कुछ कंपनीज अनलिस्टेड होती हैं। यानी कि एक कंपनी को सपोज पैसा चाहिए हुआ, तो शुरुआत में आपका एक छोटा सा कंपनी, तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी अपना बिजनेस चलाएगा, उसमें से जो भी कैश फ्लो आएगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा, जो भी उसके पास कैश बचेगा, प्रॉफिट अलग चीज और कैश उसके पास बचना वो अलग चीज, उसमें काफी सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट रहेगा। लेकिन अभी तक इतना मान लो हाँ, कि कंपनी के पास कुछ कैश बच गया, प्रॉपर कैश, तो अरे कैश को কাজ दूसरे করছে। जगह इन्वेस्ट कर सकता है और फिर वो अपनी कंपनी को बड़ा कर सकता है। ये रहा छोटी कंपनीज की बात। लेकिन बड़े बड़े कंपनीज हाँ जिनके पास लाखों, मतलब लाख ऑफ करोड़ या फिर करोड़ों रुपए हैं, हजार हजार करोड़, अगर कंपनी इतना बड़ा है तो उसकी जरूरत तो कुछ लाखों रुपए की होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। उसका भी एम होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो कोई भी नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या फिर कुछ भी उसका ग्रोथ के लिए जो भी उसको पैसे चाहिए, ऑब्वियसली छोटे मोटे लाख या फिर कुछ 5-10 करोड़ का होगा नहीं, वो 1000 करोड़, 10,000 हो सकता है करोड़, राइट? यस तो उतना पैसा देने के लिए अगर उसके पास दो ठो वे है, इधर वो जा सकता है बैंक के पास या फिर वो खुद के पैसों से कर सकता है। बात रही खुद के पैसों, कंपनी जितना भी बड़ा हो, लेकिन 10,000 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट कंपनी के साइज के हिसाब से, उतना बड़ा अमाउंट खुद के हाथ से अगर वो दे देगा, इन फ्यूचर अगर उसको कुछ भी रन करने के लिए, डेली एक्टिविटीज के लिए भी उसको तो पैसा चाहिए होगा। ग्रोथ तो अलग बात है, ग्रोथ तो उसको करना है, लेकिन ग्रोथ के चक्कर में वो अपना डेली एक्टिविटीज को तो कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। तो उस वजह से उसको क्या करेगा, बैंक के पास जा सकते हैं। लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा ठीक है भैया, आपको इतना करोड़ रुपए चाहिए, मैं दे दूंगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतना। आप मान लो 10,000 करोड़ का अगर बैंक चार्ज करता है बस 1%, कितना हो गया? तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उसका रेवेन्यू, उसका एक्सपेंसेस ही इतना होगा कि उसको इंटरेस्ट का बर्डन उसको देना ऑब्वियसली वाइज नहीं है, राइट? तो और एक वे है कि पब्लिक से पैसा उठाओ, उसमें भी दो ठो चीजें होती है। एक होता है अनलिस्टेड कंपनीज, कुछ होती है लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड यानी कि जैसे कि आप साफ टाइम में आप देखे होंगे, जो भी कंपनीज आते हैं उनको आप अगर एनएससी बीएससी में ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ तक ओयो आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, स्विगी ढूंढोगे नहीं मिलेगा। लेकिन स्विगी का भी आईपीओ आने वाला, आईपीओ से होगा क्या, जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है
वो अपना शेयर्स रिलीज करती है, पब्लिश करती है, अलॉट करती है पब्लिक को, जैसे हम जैसे लोगों को। हम यानी कि रिटेल्स हो सकते हैं, कुछ HNI होते हैं, कुछ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे कि अपना, या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि अपना हो गया म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स, ऐसे बड़े बड़े कंपनी जिनको QIP बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनका भी कोटा रहता है। तो ये सब हो गए, ठीक है। तो होता क्या है, उनका जब लिस्ट होता है तो हम उन्हें पैसा दे देते हैं, अपना IPO अलॉट हो जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कंपनी हमसे ज्यादा खुश होती है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल गया, वो कंपनी के पास डायरेक्ट जाता है, तो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए उसके ऊपर काम कर सकता है। उसके बाद वंस वो लिस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको इजीली ट्रेडिंग व्यू पे चले जाओ, ग्रो पे चले जाओ, जीरोधा पे चले जाओ, या फिर एंजल वन में आप उसको इजीली बाय सेल वहीं से कर सकते हो। IPO के टाइम आप नहीं कर सकते, IPO के टाइम आप सिर्फ कंपनी के साथ ट्रेड कर दो। ये जो चीजें हैं आप कंपनीज देखते हो, तो वो सारी चीजें लिस्टेड कंपनीज होती हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, यह तक क्लियर है। अभी अभी समझाओ निफ्टी के बारे में थोड़ा, निफ्टी क्या होने वाला है इन फ्यूचर। थोड़ा डिटेल्स चाहिए दूसरे का, जैसे कि 6 मंथ का कैसा होने वाला है निफ्टी, ऐसा कुछ समझाओ। जी। तो फिलहाल निफ्टी में जो भी मैंने बताया उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जो भी सारे कंपनीज लिस्टेड हैं, उन सब स्टॉक्स का इंडेक्स किया जाता है कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है। सपोज बैंकिंग सेक्टर का हाइयर वेटेज है, उसके बाद अगर डिफेंस, एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है, अगर ये सारे सेक्टर्स ऊपर जाएंगे, ये चीज उन्हीं का इंडेक्स है। मतलब ये अगर वो सारे सेक्टर ऊपर जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर वो सब नीचे जा रहे हैं तो वैसे जाएगा। ये थर्मोमीटर तो की उस तरह काम हिसाब से करता है। हाँ बिल्कुल, ये एक एवरेज कंसिडर कर सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में एक एवरेज। तो ये एवरेज का अगर देखा जाए, ये ट्रेंड अभी के लिए, मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा मोस्टली जितना पॉसिबल हो सके, वीकली पे भी चले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो भी बेरिश कैंडल्स होते हैं, जैसे कि अपना हो गया बेरिश एनगल्फिंग, या फिर अपना शूटिंग स्टार हो गया, वैसे सारे कैंडल्स को मैंने जितना चाहा उतना कनेक्ट करने के लिए कोशिश करा, ताकि हमें एक मिल सके एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड एंगल भी हो सकता है, जो कि इस वक्त SR इंटरचेंज इसको कह सकते हैं, कर्व्ड SR इंटरचेंज, यानी कि कर्व्ड है, और SR यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज भी कभी कभार हुआ है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर सपोर्ट हो गया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से बेरिश एनगल्फिंग है, बेरिश एनगल्फिंग, सॉरी यहाँ पे शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग क्योंकि सपोर्ट बन गया, बेरिश एनगल्फिंग। तो लाइक यहाँ पे मैंने सारा कनेक्ट करा, और रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट में यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, यानी कि ये हो गया अपना बुलिश ट्रेंड, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे वही सेम इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे भी वही सेम। तो मैंने सारा कनेक्ट के लिए कोशिश किया, तो हमें जो ट्रेंड देखने को मिलता है, ये स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज होने के बाद होता क्या है, ये अपवर्ड स्क्वीज हो रहा है। तो जितना ट्रेंड देखोगे, इवन गोल्ड में भी हुआ था बिफोर अ फॉल के टाइम आपको बिल्कुल कुछ इस तरह का स्टिफ ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा। जो स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज होने के बाद होता क्या है, राइट। नीचे जाता है, गोल्ड भी नीचे गया। तो इसको अगर फिर से और थोड़ा वन डे के टाइम फ्रेम में चले जाए, वन डे टाइम फ्रेम में परफेक्टली यहाँ पे ABCD का एक हार्मोनिक पैटर्न बना था अगस्त 16 से 30, 9 सितंबर और यहाँ पे 26 सितंबर, यहाँ पे प्रॉपर ABCD का पैटर्न बन गया है। 0.58 0.6 के करीब होगा, और ये 2.6 के आसपास।
यानी ये परफेक्ट जो भी लेवल्स होता है एबीसीडी पैटर्न्स का उतना होना हुआ था प्रॉपर। जब एबीसीडी पैटर्न बनता है तो उसका फास्ट जो डाउनफॉल होता है पैटर्न के हिसाब से डाउनफॉल होता है, यहाँ तक मार्केट गया है, यहाँ तक सेकंड होता है, यहाँ तक भी गया है। थर्ड टारगेट रहता है उसका बेस लाइन, जो कि यहाँ तक ऑलरेडी बेस लाइन पे पहुंच चुका है। तो अभी दूसरी क्या चीज, व्यू है? हाँ, तो यहाँ पे ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। यहाँ पे रेड कैंडल है बॉटम पे, तो यहाँ पे जो भी कैंडल्स आई है उसके 50% रीजंस को टच करके ऊपर गई है, टच करके ऊपर गई है, ओके तो ऊपर जा ही रही है। और यहाँ पे एक बड़ा सा ये वाला सपोर्ट रीजन कंसिडर कर सकते हैं। और ये रहा अपना बड़ा सा हैमर बनाए। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ऊपर से वही एबीसीडी पैटर्न को हम लगाएंगे, पहली चीज यहाँ पे सप्लाई का देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जितना सप्लाई आया है, इसको अगर हम लोग सेंट्रल रीजन मान ले, क्योंकि यहाँ पे वो कंसोलिडेट किया है, ये वाला सेंट्रल रीजन, यहाँ से इतना जो आया है वो यहाँ से इतना आना चाहिए था यहाँ तक। और ये एक चीज रहा सप्लाई के रिगार्डिंग। और दूसरी एनालिसिस ये है एबीसीडी पैटर्न, अगर मैं यहाँ पे भी तो सिमिलर लेवल पे मैं अगर एबीसीडी पैटर्न यहाँ पे लगाऊं तो मेरा यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, और यहाँ पे जाके डी आ रहा है, जो कि नियरली हमारा जो सप्लाई रीजन है, जहां तक सप्लाई कंप्लीट होना चाहिए था यहाँ तक, तो वहां तक उसे आना चाहिए। कितना कितना पॉइंट पे आ रहे हो? 23,000। 23,800। ओके ये मैंने दिखाया था एनालिसिस करके। 23,000 पे जो है ये जो फॉल है 2021 का फॉल में ही ऐसा था, मतलब सिमिलर फॉल था शायद। 2021। हाँ देखो ना, पीछे पीछे की साइड के एक फॉल को उठा के इधर बैठा हो, देखो मिल जाएगा शायद। एक फॉल ऐसा इतना था, मैंने हर एक फॉल को कलेक्ट किया था, ठीक है? सुन लो, तुम अपने एनालिसिस दिखाओ। हर एक फॉल को मैंने कलेक्ट किया था, ठीक है? फिर उसी फॉल को मेजर किया था जो टॉप से कितने साल में कितना तक गिरा है मार्केट। ओके, तो मेरा एक 21 या 2020 के आसपास जितना फॉल था, वो फॉल इसके साथ मैच कर रहा था 23,000 तक। तो मैंने ये बताया था पहले, जो ABCD हार्मोनिक पैटर्न के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। और एक दूसरा चीज भी यहाँ पे और एक फाइंडिंग है, यहाँ पे बन रहा है क्या, यहाँ पे ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। यस, तो हेड एंड शोल्डर का अगर देखा जाए एग्जैक्टली अगर मैं वैसा ही करूँ, हेड एंड शोल्डर का अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो हेड एंड शोल्डर का क्या होता है, जितना यहाँ उसका हेड होता है उसका डबल सप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल सप्लाई उसका ऑलरेडी आ रहा है ये लेवल पे। यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इधर वो डबल सप्लाई दे सकता है या फिर सिंगल सप्लाई दे सकता है। वहां से थोड़ा माइनर रिवर्सल दे के फिर से अगर उसको नीचे जाने तो वो कंप्लीट हेड एंड शोल्डर का जो सप्लाई वो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन फर्स्ट सप्लाई यहाँ पे भी उसी लेवल पे पेंडिंग है, जो कि है अपना वही 23,800 का लेवल। ओके, उसके बाद वहां से रिवर्सल आने का चांसेस है। और दूसरी चीज मैंने और एक नोटिस करा था, जो कि छुपा हुआ है 2021 वहां पे गैप मुझे सॉरी, यहाँ पे मार्केट का एक हमेशा रहा है ट्रेंड कि मार्केट हमेशा अपने गैप फिल करने के लिए कोशिश करता है कि वहां तक वो पहुंचे ही पहुंचे, राइट? यस, गैप जब भी गैप डाउन होता है तो मार्केट हमेशा कोशिश करती है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जाने के लिए कोशिश करेगी ताकि वो गैप फिल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था, इतना बड़ा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिल हो गया। और यहाँ पे और एक गैप पेंडिंग है, वैसे वहाँ तक जाना चाहिए ना? वहां तक ये एक बुलिश साइड का है, बुलिश साइड का यहाँ पे एक गैप आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एक नेगेटिव, अगर हम देखें नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो गैप एक यहाँ पे भी बना है, जो कि कितना बड़ा पॉइंट है,
जो कि करीब है, ज्यादा नहीं, 200 पॉइंट्स का। 200 ऊपर का कितना बन रहा है? ऊपर का आई गेस छोटा सा ही बन रहा होगा, 90 पॉइंट का, बस छोटा सा गैप। ओके। तो अगर एक्सट्रीम बेरिश साइड देखा जाए तो मार्केट हमेशा जब भी बड़ा फॉल देता है, मतलब क्रैश की बात कर रहा हूँ, क्रैश पूरा ब्लड बाथ जो होता है, क्रैश होता है। करेक्शन तो अलग चीज है, 4-5% भी हो गया तो हम उसे करेक्शन बोलते हैं। लेकिन जो क्रैश होता है, क्रैश होता है, क्रैश कहने के लिए उसको अराउंड 20% के करीब गिरना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाले लेवल जो कि अपना ऑल टाइम हाई है 26,000, ठीक है, 26,000 का अगर हम क्रैश पकड़ के चले 20%, कितना होता है? 26,000 माइनस 5,200, यस। तो अराउंड 20% अगर करेक्शन मान ले यहाँ से ऑल टाइम हाई से, तो ये जो गैप फील हो रहा है कहाँ तक आ अरे ऐसा मत डराओ सभी को, वरना पोर्टफोलियो छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे ही सभी का 10-20% करके गिरा हुआ है पोर्टफोलियो। मार्केट में अगर क्रैश आता है, अगर इनकेस, दोनों साइड जानना जरूरी है, यस यस। दोनों साइड, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर पॉसिबिलिटी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जिस वक्त से वो क्रैश किया है ना हाँ। वहां से 22%, एवरेज रहा है 20%। तो देखो, अभी जितने ट्रेडर को मैं देखता रहा हूँ यूट्यूब में, अभी तो एक एक करके सबको अनसब्सक्राइब करता रहता हूँ, लेकिन वो लोग बोल देता है ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, ये आगे चल के बहुत फायदा देगा। मेरे तो बंगाली में ऐसा हो रहा है कि थंबनेल पे लगा देता है, ठीक है, थंबनेल पे लगा देता है, हाँ, ये एसआईपी बेस्ट है, वर्ल्ड का टॉप है, ये स्टॉक भरोसा रखो टाटा के ऊपर, ये स्टॉक 10 साल बाद इतना फायदा देगा। 10 साल बाद उसका यूट्यूब चैनल रहेगा या पता नहीं, 10 साल बाद फायदा देने का बात कर रहा है। तो ये सब चीजों पे कंसिडर ना करना ही बेहतर रहेगा। मेरा मानना ये है कि आप इंफॉर्मेशन लो सबसे, हर जगह, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, गूगल हुआ, कहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन भरपूर मिल रहा है, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यस। आप यूज कैसे करते हो, आप खुद को कैसे डेवलप करते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई बोला कि हाँ ये चीज अच्छा है आप खरीद लो, आप खरीद तो लोगे, उसके बाद जब कुछ गंदा होगा तो वो नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके मतलब एरिया में, ना एक हो सकते उसका चैनल ना रहे, क्या आप कुछ कर नहीं सकते, पैसा तो आपका गया ना, भले ही आप कुछ नहीं करें, चैनल ही रहेगा। उससे बेहतर है लर्निंग पे फोकस करो कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वो बता रहा है, जो भी बताते हैं कि हाँ ये रीजन है, सपोज ये वाला सिचुएशन होने वाला है, ये वाला सिचुएशन चल रहा है कंटिन्यू, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, हम एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं पास्ट ट्रेंड को देख के, यही तो है टेक्निकल एनालिसिस। देख के हम लोग बताएंगे कि हाँ ये चीज एक्सपेक्टेड है, ये चीज ऐसा हो सकता है। पर जो लोग बोलते हैं कि आप इस चीज पे बाय करो 10 साल बाद ये यहाँ तक जाएगा, तो नहीं हो सकता ना, यस बैंक आप की तरह हो एक्सपेक्ट कर जाएगा। सकते हो, यस बैंक। वही काफी लोगों ने काफी सारे स्टॉक्स ऐसे खरीदा होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना एनालिसिस करते हो। एक स्टॉक एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होता है, उससे एक पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा एस्पेक्ट है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। यस। हम लोग अभी टेक्निकल के ऊपर बात करें, फंडामेंटल में आपको कंपनी कैसे चल रहा है, कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, आपका जीडीपी से लेकर आपका फॉरेन कंट्रीज के साथ कहाँ से किसका ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, कंपनी के पास डेट कितना है, कैपिटल कितना है, कितना यस। खर्चा कर रहा है, कितना क्या है, हर चीज आपको देखना पड़ेगा। आपको एनुअल रिपोर्ट्स हर एक चीज मिल जाए जो कि फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। यस। तो आई गेस आप सबको खुद से ही एनालिसिस पहले करके आपको बिल्ड करना होगा कि हाँ वो बंदे ने कहा है कि ये चीज ऊपर जाना चाहिए, मेरा एनालिसिस भी वही कह रहा है, तो आई थिंक सही रहेगा, मैं अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर सकता, तो दिस शुड बी द अप्रोच। और एक स्टॉक का एनालिसिस देखा देखा तो जरा कुछ भी, एक स्टॉक का बस
कौन से कंपनी का? जैसे कि मैं बोला था आईचर मोटर के बारे में बोल दिया था, उसी हाँ, का देखा दो थोड़ा। आइसर का मैंने पहले करा हुआ था। हाँ, इसी का एनालिसिस थोड़ा दिखा दो, क्या होने वाला है फ्यूचर हम देख सकते हैं तो। आइसर का अगर देखा जाए बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कर्व ट्रेंड लाइन एक बना है, जो कि मैंने वही सारे यहाँ पे ये जैसे सपोर्ट है, कर्व सपोर्ट, तो मैंने सारे बुलिश स्ट्रक्चर्स पे कनेक्ट किया, जैसे कि यहाँ पे बुलिश एंगल फी, बुलिश एंगल बुलिश एंगल फी, यहाँ पे नीचे गया तो ये वाला पार्ट रहा अपना बेरिश एंगल फी, लेकिन वो फेड हो गया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे बुलिश एंगल फी फिर से, तो वैसे मैंने सारे स्ट्रक्चर्स पे कनेक्ट किया। ये यस। रहा अपना मॉर्निंग स्टार हो गया, तो ये सपोर्ट ऐसे जा रहा है, जा रहा है। और सेम मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया एबीसीडी पैटर्न को यूज करने के लिए, तो एबीसीडी पैटर्न भी परफेक्टली यहाँ पे फिट हो रहा है 0.486 और यहाँ पे 0.26 के अराउंड या फिर 2 के अराउंड होगा। तो ये वाला एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। तो हार्मोनिक पैटर्न जो बन रहा है, तो जनरली जैसे कि निफ्टी में हमने देखा था, तो फास्ट टारगेट रहता है बी के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, आ चुका है ऑलरेडी। यस। सेकंड होना चाहिए और ये होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो दूर की बात है। डेली पे चल रहा है, यहाँ पे मंथ्स दिख रहा है, डेट्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला मार्केट जो है ये बेंड हो रहा है, थोड़ा बेंड हो रहा है। और नेगेटिव यहाँ साइड जा पे रहा है। हाँ, ये वाला एक्सपैंड हो रहा है, इसको वाइब्रेंसी बोलते हैं। एक्सपैंड हो रहा है, स्क्वीज होते होते आया था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो आप लोग बोलो कि नीचे अभी तो आया हुआ है, लेकिन नीचे ये वाला सारा फेक आउट है। ट्रेंड हम इसी को मानेंगे, क्योंकि ट्रेंड इसी पे ही सपोर्ट किया हुआ है, हमेशा इसी लाइन पे सपोर्ट किया है। ये वाला भी उसी लाइन पे ही मेजर आपको रिवर्सल्स या फिर मेजर जो भी पैटर्न्स आपको दिखेंगे। तो उसी ट्रेंड को मैंने अगर कनेक्ट किया, यहाँ तक थोड़ा एक्सपैंड किया तो यहाँ तक आ, और यहाँ पे मुझे और एक चीज दिखा, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक बना हुआ है, जिसका कि यहाँ पे अरे लाइक क्या हो गया, लैग हो रहा है शायद थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ से वो फिर से फॉल, तो यहाँ से ऑलरेडी वो एक हैंगिंग मैन बनाने की कोशिश कर रहा है, गैप जो अप के कि साथ ओपन हम हुआ है। यहाँ पे बेरिश ओबी भी है उसको। ये अगर ये वाला पार्ट कवर करे तो हमें यहाँ पे एक बड़ा सा चाहिए होगा, एनर्जी भरा हुआ ऐसे वाला एक आईएफसी ग्रीन कलर के कैंडल में चाहिए होगा, वरना ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। बेरिश ओबी भी है, मतलब ये पैटर्न को, ये एबीसीडी पैटर्न को इसके साथ ये फेल करेगा, ये वाइब्रेंसी को, ये जो है, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर चला गया फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेंसी चला हुआ ये 24 मतलब अप्रैल 26 से शुरू हुआ है, अभी चल रहा है नवंबर तक। इतना बड़ा पैटर्न है, उसको फेल करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दम लगना चाहिए उसे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो बना है हैंगिंग मैन की तरह, वो मैं उसको फोकस कर सकता हूँ। द रीजन बीइंग ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस वाला रीजन है, वो काफी ज्यादा बेरिश प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, बट स्टिल आई वुड एक्सपेक्ट कि और माइनर, मतलब अभी नहीं, और एक दो कैंडल के बाद आई थिंक हमें रिवर्सल यहाँ से कुछ देखने को मिल सकता है, जो कि होना चाहिए इसका एटलीस्ट 50% अगर कंसिडर कर लें, इसका तो 50% कहाँ यहाँ तक के करीब हो रहे हैं, जो कि अपना माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के आसपास है। यस। तो वहां तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये फाइंडिंग रही है, मेजर तो रहा अपना काफी नीचे 42,424 42,049 के पास, माइनर रहा अपना 4500 के आसपास, और नीचे अगर आता है तो यहाँ पे अपना सपोर्ट भी है। कब सपोर्ट बताया था आपको, कब से है, वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिल 2019 सकता से। है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ना कार्ड सपोर्ट से फिर से।
हाँ, कर्व सपोर्ट से आपको कंफर्मेशन मिल सकती है, एक ऊपर की ट्रेंड के लिए आपको सपोर्ट मिल सकती है। दूसरा चीज मैंने यहाँ पे लगाया, ये रहा अपना गोल्डन रीजन, जो कि फिब का गोल्डन रीजन होता है ये वाला। तो मैंने कनेक्ट किया था ये मार्च के लो से सितंबर वाला ऑल टाइम हाई तक। तो मुझे यहाँ पे मिला फिबोनाची का गोल्डन लेवल। गोल्डन लेवल जो होता है यहाँ पे हम मोस्टली बाउंस करके आता है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे, इधर वो गोल्डन रीजन सपोर्ट पे काम करते, सपोर्ट की तरह काम करते या फिर रेजिस्टेंस पे करते। अगर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक कर दिया, इसको अगर हम एक सेंट्रल जोन मान के चले, लगभग हुआ तो गया था, फिर फॉल आया। यहाँ पे ये वाला बन जाएगा अपना वॉल्यूम नीडेड वाला रीजन। यस, फिल हो गया, फिर छोटा सा करेक्शन मिला, लेकिन कहाँ तक जा सकता है? ऑब्वियसली जहां तक ट्रेंड लाइन है, इवन हमारा अगर HCR भी बनता है तो भले ही वो नीचे उसको जाना चाहिए, लेकिन अगर उसका लाइक मैं आपको बताता हूँ, अगर ये अपना HCR भी ऐसे बन रहा है तो वी एक्सपेक्ट यहाँ तक, पर अगर सपोर्ट ही ऐसा होगा तो ये मैं एक्सपेक्ट यहाँ तक ही हो, राइट? यस यस यस। तो यही हम यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसको अगर कंसीडर करेंगे, परफेक्ट एक वाइब्रेंसी पैटर्न बना रहा है, तो हम यहाँ से हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए एक बड़ा सा बेरिश पैटर्न है, बेरिश कैंडल एक चाहिए, एक कैंडल प्रॉपर चाहिए होगा। शूटिंग स्टार भी चल जाएगा क्या बोले, या फिर बहुत ज्यादा बेरिश प्रेशर वाला, यानी कि अप साइड बड़ा सा विक वाला अब एक कैंडल यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि कुछ अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ बनता है, कैंडल ऐसा होगा, यहाँ पे जगह बनता है, तो ये मैं कि इसके बाद ब्रेक करके हो जा सकता है। ओके, तो थैंक यू इतना सारा एनालिसिस दिखाने के लिए। और अगर देखो गाइज, ऐसे चलता है एक स्टॉक, समझ में आया? यहाँ पर बाई कर लो तो ऊपर चला जाएगा, 10 साल बाद 100% मूव देगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक बहुत कैलकुलेशन के साथ चलता है। अगर कीर्ति से और कुछ एनालिसिस चाहते हो तुम लोग तो कमेंट करो, उसको वापस मैं बुलाऊंगा, ठीक है? अगर 20-30 कमेंट आ गया तो मैं उसको वापस बुलाऊंगा किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के लिए, ठीक है? और बाकी जो एक चीज़ से सावधानी होना है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, आज हज़ारों से इन्वेस्टमेंट करो 1 करोड़ बन जाएगा, ये क्या, इसका रूल्स क्या है बताओ थोड़ा। म्यूचुअल फंड बेसिकली सही है, कहा जाता है रिलेटिवली। अगर आप दूसरे इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ कंपेयर करें, तो दूसरे जो भी स्टॉक्स होते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो आप अगर एक कंपनी में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो आप प्रोन होते हैं कि अगर वो स्पेसिफिक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर उसका स्टॉक का जो परफॉर्मेंस हो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो लॉस आपका होगा, क्योंकि आपने उसी कंपनी पे आपने बेट करा था। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक एडवांटेज ये होता है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये सही है। द थिंग इज, रीजन बिहाइंड इज कि वहां पे आपका एक स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करते जो फंड मैनेजर होते हैं, बहुत तो सारा एक स्टॉक पे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, और ऐसे नहीं कि वो अपने इच्छा से करते हैं, नहीं,
वो उसका एक स्ट्रैटेजी होता है, उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपका गोल्ड मार्केट हुआ, आपका इक्विटी हुआ। गोल्ड को माना जाता है सेफ हेवन। रीजन है क्यों? क्योंकि गोल्ड कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती स्टॉक की तरह नीचे क्रैश कर जाएगा, पूरा गिर जाएगा। आप कभी सपने में भी इमेजिन कर सकते हो कि गोल्ड एक दिन में सोऊंगा उठूंगा, उठने के टाइम देखना क्या उतना गोल्ड का नहीं 10 गिरेगा। ग्राम 1000 रुपए में नहीं होने वाला, राइट? ऐसा तो नहीं होने वाला, राइट? तो छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, लेकिन बड़ा करेक्शन नहीं आता है उसे। क्यों? क्योंकि वो एक रेयर मेटल है, एक रेयर मेटल का जो कि अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट पूरे अर्थ में, तो उसका डिमांड हमेशा रहेगा, राइट? और एक तो चीज़ जिस बता दो, वजह, हाँ हाँ, और एक चीज़ बता दो, जो कि है आज से 5 साल पहले जितना यूट्यूबर्स है उसको किसी ने नहीं हाँ, बताया था जो म्यूचुअल फंड सही है ये करो। तब सभी का व्यू था इस पे पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्या हो गया, सभी ने बोलने लग गया म्यूचुअल फंड करो ये सही है, यहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा। और सब लोग ऐसे ही कुछ भी फंड फंड तो अवेलेबल हो गया। एसबीआई का, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी फंड तो अवेलेबल है। तो उतना 20% क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, या अगले सालों में ये 8% पे 10% से वापस आ सकता है। थिंग इज जैसे कि मैं बता रहा था, म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि काफी सारे स्टॉक्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके थ्रू एक स्टॉक अगर खराब परफॉर्म किया तो दूसरा स्टॉक उसका अपोजिट मूव दे रहा होगा। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी यस। कि इक्विटी मार्केट गिरा तो गोल्ड ऊपर उठेगा। क्यों? लोग देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में अगर क्रैश आ रहा है, वॉर चल रहा है, तो कंपनीज लॉस करेंगी, तो फिर स्टॉक मार्केट नीचे गिर सकता है। नीचे अगर गिरा तो फिर लोगों का पैसा जो होगा, पैसा निकाल देते हैं वहां से, फिर लगाते हैं कि ओके इस वक्त मार्केट सही नहीं, मुझे सेफ एसेट में लगाना है। यस। तो इधर गोल्ड या फिर एफडी, एफडी तो बहुत कम रिटर्न देते हैं, तो गोल्ड में लगा देते हैं, सेफ रहेगा। उसके बाद मार्केट से फिर से गोल्ड से हटा के फिर से लगा, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक नीचे गिरा तो दूसरा उसको कंपनसेट करना चाहिए। यस। तो म्यूचुअल फंड वैसे काम करता है। और हाल ही में हुआ क्या कि 2021 के अराउंड हुआ ये कि लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड के सिचुएशन चल रहा था। तो कोविड के वजह से हुआ ये कि कंपनीज बंद होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे गियर अप होने लगा, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी पॉलिसीज था वो थोड़ा लूज होने लगा, जिसकी ठीक। वजह से कि लोगों का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। बंद था पहले, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, लोगों को हटा रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों को डिमांड करा, वर्क फ्रॉम होम आ गया, लेकिन बाहर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लोगों के पास सैलरी आ रहा था, ऐसा लेके करेंगे इन्वेस्ट करना, बैंक पे कितना ही मिलता है, तो दे प्रीफर। उस वक्त लोगों को ये ऑप्शन लगा कि चलो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी तो इतना पैसा रह गया है पास में सेविंग्स में, और खर्चा करने के लिए कोई जरिया ही नहीं है, ना बाहर जाके घूम सकते हैं, ना रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, घर पे बैठना है और काम करना, सैलरी भी आ रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसी वक्त काफी सारे जो भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ग्रो की, जैसे ग्रो गया, अपना ग्रो हो गया, सिग्नल हो गया, एंजल वन, फायर्स, कितने सारे आ गए। उससे पहले कुछ थे बहुत कम, तो उसी वक्त काफी ज्यादा ग्रो की। तो हुआ ये, लोगों का पैसा काफी ज्यादा आने लगा इंडेक्स में, सारे स्टॉक्स वगैरह में, हर जगह वो इन्वेस्ट करने लगे। तो जैसे इन्वेस्ट करने लगे तो कंपनी ग्रो करने लगी। तो कंपनी जैसे ग्रो करने लगी तो म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, वो भी तो कंपनी में लगाएंगे, और वो कंपनी भी ग्रो कर रही है। तो यस। ग्रो होने से क्या होगा, ऑब्वियसली आपका रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे हम कह नहीं सकते कि आ, आज आपका कर 2021 से 3 साल के अंदर अगर आपका रिटर्न हो गया 30-40% ऐसा कुछ, तो मतलब नहीं कि पहले भी बाद भी ऐसा ही होगा, बिकॉज दैट वाज द सिनेरियो। यहाँ पे वो चार्ट में भी क्लियरली दिख रहा है, अगर देखोगे आप, मैं इसको वीकली अगर करता हूँ सारे, हाँ, कोविड आया हुआ था, यस। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद कब हुआ मार्केट 2020-21 के टाइम, यहाँ के टाइम अराउंड लॉकडाउन खुल रहा हो,
और यहाँ से भी अगर मैं पकड़ लूँ 127% अपना इंडेक्स दिया है। नो नो, ये आईचर मोटर का स्टॉक है। ओ सॉरी बट द थिंग इज हाँ हाँ, व्यू इसका भी पॉइंट परफॉर्मेंस देख लो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सारे करेक्ट हुए थे कोविड के टाइम। तो ठीक है, कोविड के टाइम हुआ क्या कि ओके। कोविड के टाइम हुआ क्या कि सारी चीजें जब क्रैश हुई, क्रैश होते ही हुआ क्या कि हर चीज सस्ते में मिलने लगी। कोई शेयर का प्राइस अगर 5-6 हजार होगा, वो आ गया 2-2.5 हजार में। लोगों को लगा रही अच्छी कंपनी है, क्रैश हो गया, चलो खरीद लेते हैं, खरीद लिए। सिर्फ दैट वाज द टाइम। यहाँ पे विच इज यूजुअली सीन 2030 के अराउंड में बता रहा था, अगर ये वाला लो को भी पकड़ लें तो अपना तो उस इंडेक्स को भी पार कर गया। इंडेक्स अपना वो मतलब इंडेक्स ही अपना उससे ज्यादा पार कर गया। हाँ। एक इंडिविजुअल स्टॉक 127 आई गेस मैंने बताया था, तो ये 232 के करीब परसेंटेज आपको रिटर्न देगा। तो आप इमेजिन करो ये इंडेक्स यानी कि ओवरऑल एवरेज जो भी सारे सेक्टर्स हैं उन सबका एवरेज अगर इतना ग्रो करे तो इंडिविजुअल स्टॉक जो इसमें होगा तो उसमें मेजॉरिटी ग्रो कर रहा होगा, और उनमें से काफी अच्छे अच्छे कंपनीज होंगे जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्ट किया होगा इस वाले टाइम पे तो उसको रिटर्न काफी ज्यादा मिला होगा। दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर कर रहे हो तो फिर काफी और सारी चीजें भी आपको देखना पड़ता है, जैसे कि आपका हो गया अल्फा देखना होगा आपको, मतलब काफी सारे बीटा रेशियोज बीटा भी होंगे। देखना पड़ेगा। बीटा स्कोर डाउन हो गया तो निफ्टी के हिसाब से तो उसका पोर्टफोलियो भी इतना डाउन हाँ होता है ना ऐसे। बीटा, हाँ बीटा होता है सेंसिटिविटी, उसको यस। बीटा को सेंसिटिविटी कहते हैं, जो कि होता है अपना अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, सॉरी सिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि अगर अपना एक सेकंड तो बेसिकली अपना जो भी स्टॉक का परफॉर्मेंस है, जो भी अपना स्टॉक का परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो दो रिस्क उस पर रहते हैं। एक रहता है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा रहता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है यानी कि वो होता है अगर कंपनी का फंडामेंटल्स सही ना हो, कंपनी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या फिर कंपनी कोई चीज पे डिपेंडेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले एनवीडिया का स्टॉक, उसमें करीब आई गेस 20% अराउंड करेक्शन हुआ। अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक क्यों? रीजन भी उसमें जैसे कि उसका मेजर जो सप्लायर था ताइवान बेस्ड एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, यस। जिस एसएमसी ताइवान मैन्युफैक्चरिंग। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो एट दैट टाइम क्या हो रहा है, कंपनी का अर्निंग्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसी के चक्कर में मुझे लगता है एफआईआई सेलिंग करना स्टार्ट किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। उसके पास तो बहुत सारा सारा टैलेंटेड पर्सन बैठा है ना, ऐसे तो इन्वेस्ट नहीं करता और सेलिंग भी नहीं करता है। तो उन्होंने भी कुछ कैलकुलेशन किया है। डीआईआई तो इन्वेस्ट करेगा ही, क्योंकि हमारा फंड का इतना इतना म्यूचुअल फंड का पैसा है, डीआईआई के पास पहुंचाते हैं कैसे भी करके, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ भी हो गया। तो एफआईआई मनी को विदड्रॉ कर रहा है। चाइना में बहुत सारा एफआईआई का मनी जा रहा है, मेरे पास जो डाटा है उसके बेस में बोल रहा हूँ। तो अभी इन फ्यूचर अगर जैसे वार चल रहा है हर एक कंट्री के बीच में, इतना वार चल रहा है, अगर हमारे साथ किसी का भी फाइट हो गया, चाइना या अमेरिका कोई भी अगर कुछ भी फाइट कर लिया, तो आने वाले दिनों में मार्केट कितना गिर सकता है। अगर मार्केट 20% क्रैश हुआ, इससे भी ऊपर चला गया और 20% क्रैश हुआ, तो म्यूचुअल फंड का हालत कैसा रहेगा। अगर सोचो यहाँ से मार्केट 20% ऊपर गया है, ऊपर वहाँ से अगर 20% गिर गया, तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो अगर 20% क्रैश की बात कर रहे हो, अगर निफ्टी अपना 20% क्रैश होता है तो फिर म्यूचुअल फंड्स में और ज्यादा गंदा वाला इम्पैक्ट है, क्योंकि निफ्टी में 50 तो कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज, और म्यूचुअल फंड्स में कुछ कुछ कंपनीज होती हैं।
तो प्रोवाइड अगर कंपनी अच्छा होगा तो इट कुड बी अ गुड टाइम टू एवरेज। अगर आपका मतलब अच्छे अच्छे कंपनीज में आपको नहीं देखना होगा कि ये XYZ म्यूचुअल फंड है, इसमें अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करें। पहले तो आपको देखना होगा अच्छी कंपनी है क्या है, अच्छा काम करती है, कंपनी कंपनी में क्या है। तो अगर क्रैश आता है तो कंपनी के इफेक्ट की वजह से क्रैश नहीं होता और इकोनॉमी की वजह से होता है। कोविड का जो क्रैश आया वो क्या कंपनी खराब होगी, कंपनी खराब नहीं हुआ, नेचर खराब हो गया, इकोनॉमी खराब हो गया, यस लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो कंपनी अच्छा था तो, लेकिन क्रैश तो आया ना। तो क्रैश जब आया तो उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट, यस तो आप उस वक्त एवरेज कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किए हो या जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। आपको तो कहीं और चीज देखना होगा, अगर अच्छी कंपनी है इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एवरेज, क्योंकि उसके बाद आपका जो रिटर्न बनेगा वो काफी एक्सपोनेंशियल रहने वाला, काफी सही रहेगा। और एफआईज की बात जो है, एफआईज जो अभी सेल कर रहे हैं काफी सारे, तो व्हाट आई कुड एनालाइज की पहले हुआ क्या था कि जापान का सिचुएशन थोड़ा मतलब गंदा था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, नियर टू जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन्स दे रहा था, ठीक है, नियर टू जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा था। तो अगर यूएस या फिर जैसे बड़े बड़े कंट्रीज को अगर पैसा चाहिए हुआ, डेट में चाहिए हुआ, तो कहाँ से लेंगे? तो के पास तो ऑलरेडी इट्स फॉर एग्जांपल आपके घर के बाजू में एक बैंक आपको दे रही है कि आपको 10% इंटरेस्ट हुआ, आप और इंटरेस्ट के पास जाते हो, अरे तू तो मेरा दोस्त है भाई, तेरे को क्या इंटरेस्ट, तू जितना लिया उतना ही लौटा। तो जापान वाज अ फ्रेंड, जापान का इंटरेस्ट रेट कंट्री में था नियर टू जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सारे जो भी बड़े बड़े कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशंस है, स्ट्रॉन्ग पावर्स में, तो जापान से पैसे लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देना, नियर टू जीरो। फिर एक ऐसे कंट्री पे वो इन्वेस्ट करते थे जहां पे कि उनको इंटरेस्ट काफी ज्यादा मिले, तो जापान से मैं लाया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया चाइना में उस वक्त काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लोग चाइना में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि चाइना काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था, यस लीडिंग एक्सपोर्टर है, काफी मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था, ये सब चीज कर। लेकिन चाइना का सिचुएशन खराब हुआ उनके रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से, जिसकी वजह से उनका रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो पूरा क्रैश करने लगा। रीजन क्योंकि चाइना डिपेंडेंट था मोस्टली रियल एस्टेट के जो टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर डिपेंड था पूरा नेशन। तो जैसे ही रियल एस्टेट क्रैश किया तो उनका पूरा सेक्टर ही मिल गया, तो उनका पूरा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू ही डिक्रीज हो गया, तो टैक्स नहीं मिल रहा, तो जिसके वजह से उनको ये डर था कि कहीं हमारे कंट्री रिसेशन में ना चले जाए। तो रिसेशन का जब डर रहता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो उस वक्त गवर्नमेंट इंटरफियर करता है, गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल बैंक इंटरफियर करता है। तो ये सिचुएशन में चाइना का गवर्नमेंट ने ये करा कि टैक्स रेट और अपना इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया, ताकि लोग जो भी घर लेने का सोच रहे थे और घर वापस से वो ले सके, खरीद सके वापस, उनको वो कॉन्फिडेंस आए कि हमारे कंट्री पैसा दे रहे हैं। इवन मॉर्गेज रेट्स हर चीज उन्होंने रिड्यूस करने के लिए पूरा कोशिश किया। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। चाइना के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी के कंट्री जो जापान से पैसा ले रहे हैं, फिर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनका तो लॉस है ना, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो सेकंड ऑप्शन वो ढूंढने लगे। सेकंड ऑप्शन क्या था? सेकंड ऑप्शन था इंडिया। तो इंडिया में जैसे उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो आप तो देख ही रहे होगे जो इंक्रीज हुआ है, ये जो स्टीफ इंक्रीज हुआ है ये वाला, ये उसी का ही इम्पैक्ट है। यस ये उसी का ही इम्पैक्ट है। और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चाइना की इकोनॉमी स्टेबल होने लगी। लेकिन तो हमारा जितना बड़े बड़े कंपनी है उतना सब मैक्सिमम कंपनी में देख रहा था, थोड़ा अर्निंग रिपोर्ट अर्निंग डिक्रीज हो रहा है। हाँ,
तो क्या होने वाला है फ्यूचर? अगर अर्निंग ऐसे डिक्रीज हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। अर्निंग डिक्रीज जो हो रहा है वो काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि कंपनीज मैंने एनालिसिस किया था, जैसे कि अपना हो गया डिक्शन हो गया, अपना वेल्सपॉन हो गया, ऐसे काफी सारे कंपनीज हैं जो कि रेड सी क्राइसिस चल रहा था वहाँ पे पायरेट्स आके मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे सबको, लाइक शिप को उड़ा देते थे, चोरी करते थे, मतलब लाइक वो जो कंसाइनमेंट फुलफिल होने नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से हुआ ये कि कंसाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। डर होता था कि लोग, अगर मैं इंडिया से फॉर एग्जांपल लोकेशन ए से लोकेशन बी तक मुझे एक चीज एक्सपोर्ट करना है, मेरा एक्सपोर्ट में ही बड़ा पैसा है, लेकिन ए बी के बीच में अगर कोई आ गया जिसके वजह से मेरा कंसाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, वहां पे वो पायरेट्स आ गए, तो मेरा कंसाइनमेंट अगर कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरा मेरा रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा क्योंकि उनके पास तो मेरा माल पहुंचा ही नहीं यस यस यस। मेरे को, तो जिसके वजह से उनको रूट इधर चेंज करना होता है या फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक चीज हुआ, जिसकी वजह से इशू हुआ। दूसरी चीज जो अपना वॉर चल रहा है, जैसे कि ये रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान इसराइल हो गया, जो कि ऑयल का सोर्स था मेनली, जिसके जो कि था हमारे काफी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स, जैसे कि यूक्रेन का हो गया अपना सनफ्लावर ऑयल, उससे काफी ज्यादा हमारा वो चल रहा था, जिसकी वजह से वो जो सप्लाई है ना, सप्लाई थोड़ा महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमें सस्ते में दे रहे थे, हमें दूसरा अपॉर्चुनिटी, दूसरे सप्लायर्स को ढूंढना पड़ता है। दूसरे सप्लायर्स अगर मैं ढूंढूंगा, लाइक अगर मेरे घर के पास एक दुकान है, वो मुझे 1 किलो चावल 100 रुपए में दे रहा है, तो मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन वो उस दिन मुझे चावल चाहिए लेकिन वो दुकान बंद है, तो मुझे मजबूरी में दूसरी दुकान जाना पड़ेगा और दूसरी दुकान मुझे देगा 150, तो मुझे करना क्या होगा, खाली पेट तो रहेंगे, 150 का खरीद के आना होगा, तो 150 का अगर मुझे खर्चा लगे तो अर्निंग का क्या होगा, नेगेटिव जाएगा, राइट राइट राइट। ये वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द रीजन। यस तो यस। और बाकी अभी गोल्ड का मार्केट अगर देखा जाए, गोल्ड काफी ज्यादा मतलब ऑल टाइम हाई लगा दिया था, अभी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर एक क्रैश आ सकता है मार्केट में, फंडामेंटली अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म। यस। तो द रीजन भी गोल्ड में पैसा कब लगा, जब डर रहता है, डर रहता है किस चीज का डर, इक्विटी में डर, यानी ग्लोबल रिसेशन का एक डर फैला हुआ है। और दूसरी चीज इंटरेस्ट रेट कट्स, इंटरेस्ट रेट कट्स जैसे कि अभी चल रहा है अपने यूएस ने करा कभी कट, उसके बाद इंडिया इज क्वाइट स्टेबल सिचुएशन, वो सब देखा जाएगा, तो इट्स ए क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन राइट नाउ। अभी ये चीज हमें क्लियरली दिख जाएगा बॉन्ड डील्स में, वहां तक जाएंगे या फिर कुछ और बात करेंगे? ना ना, चलिए ना, बताइए क्या बोलना है बॉन्ड डील्स का। तो ये अपना ब्लू वाला हुआ अपना 10 ईयर बॉन्ड डील। बॉन्ड यानी कि अपना जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता है obviously, उसका कंट्री को चलाने के लिए, तो काफी सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये सेफ है। सेफ क्यों है? इवन इट इज सेफर देन बैंक्स, बैंक से भी ज्यादा सेफर इस वजह से क्योंकि हो सकता है बैंक एक दिन बैंकरप्ट हो सकता है, बैंक में भी बंद हो सकता है, विल नेवर नो। काफी सारे बैंक्स जैसे कि लेमन हो गए, लेमन ब्रदर्स, वो भी काफी अच्छा बैंक था, लेकिन व्हाट हैपेंड, हुआ राइट। तो दिस इज द सिचुएशन, यस बैंक। तो लाइक सिचुएशंस काफी गंदे हो सकते हैं, लोग हो सकता है कि लाइक पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, बैंक डूब सकता है,
बट द रिस्क इज क्वाइट नेग्लिजिबल. बट अगर यस. इतना सा भी रिस्क नहीं लेना है, आपको लगता है कि मैं लगा दूं पैसे एंड फिर मैं भूल जाऊंगा, सो गवर्नमेंट बॉन्ड इज वन ऑफ द ऑप्शन. उसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू स्ट्रीम है. इसमें गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पैसा आता है और फिर गवर्नमेंट एवरी ईयरली या एवरी मंथली डिपेंडिंग अपॉन वो क्या कूपन प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और फिर टाइम बेसिस पे कंपाउंड करके आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है. यस. तो ये होता है गवर्नमेंट की. तो इसमें शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होता है. शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, मैंने यहाँ पे 1 साल का लगाया, और 10 साल है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में होता ही है. एक सेफेस्ट ऑप्शन है, मतलब क्रैश आ जाए, कुछ भी आ जाए, वार आ जाए. हाँ, गवर्नमेंट जब तक नहीं गिरेगा तब तक आपका पैसा सेफ. हाँ. और थोड़ा कुछ सेफेस्ट चीज़ बता दो, जैसे कि कोई ऐसे ही मार्केट में इन्वेस्ट करने आ गया विदाउट, आप इतने स्टडी करने के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन ऐसा आदमी है जो दूसरे का सुन के कर देते हैं, लगा दो भाई इसमें पैसा लॉन्ग टर्म में ले बहुत मिल जाएगा, तो ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं. तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन दो, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कि क्या क्या देखना पड़ता है, उसका थोड़ा बता दो, जो क्या क्या देखना पड़ता है फिर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है. तो बेसिकली एक स्टॉक की अगर आप बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट अगर करना है और लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं, तो इसलिए आपको काफी सारी चीजें रिसर्च करनी होती है. इसलिए बात सुनने पे आई गेस यकीन नहीं करना चाहिए और रेकमेंड की मत ही करो. यस. एनालिसिस आप खुद करो और खुद को कन्विक्शन आए उसके बाद करना चाहिए. लेकिन एनालिसिस करना क्या है वो भी तो पता नहीं. तो पहले आपको देखना होगा कि कंपनी क्या है, कंपनी काम क्या करती है. आपने कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना है? तो फिर मत ही करो इन्वेस्ट. अगर आपने सुना है तो देखो क्या करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, कि कहाँ कहाँ उसका बिजनेस है, क्या उसका रिस्क है. फॉर एग्जांपल मेरा अगर लाइक ऑयल रिलेटेड बिजनेस है, एशियन पेंट्स बनता है किससे, पेट्रोलियम से. पेट्रोलियम पे अभी इन्वेस्ट करूं, अभी वार होने वाला है. वार होने से क्या होगा, वार होने से पेट्रोल का प्राइस बढ़ सकता है. प्राइस बढ़ा पेट्रोल का तो एक खरीदेगा कौन, एशियन पेंट्स में अगर इन्वेस्ट करा उसको कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा. तो फिर नियर टर्म क्या हो सकता है, कंपनी घाटे पे चल सकती है. क्या करें, नहीं करते. तो वैसा ये एक एग्जांपल है, ये एनालिसिस मेरा नहीं है सिर्फ इसको, मैं एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बस. तो ऐसा आपका एनालिसिस होना चाहिए. आपको देखना पड़ेगा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स, इसका कौन कॉल्स आपको देखना होगा, जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बताते हैं सीईओज, डायरेक्टर्स, ये सब बड़े बड़े लोग जो होते हैं, तो उनकी बातें आपको देख सुनना होगा कि क्या कह रहे हैं. यस. क्या, हाँ, तो क्या कह रहे हैं, क्या उनका व्यू पॉइंट्स है फ्यूचर को लेके. Yes. अगर अभी फिलहाल क्रैश हो रहा है, क्या रीजन है, क्या हम रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. अगर आपको लगेगा कि हाँ मैनेजमेंट का डिसीजन बिल्कुल सही है, हाँ. उसके बाद आपको और एक चीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आपको देखना पड़ सकता है. क्योंकि काफी बार सिचुएशंस ऐसा होता है कंपनीज मैनिपुलेट करती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में काफी ज्यादा मैनिपुलेट करता है. और आज की जैसे कि डेट में अपना क्या हो रहा है पता है, आज की डेट में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को पैसा दे देता है और बता दे दो भाई मेरा स्टॉक के बारे में थोड़ा, जस्ट ये पॉइंट 2-4 पॉइंट देता है, देखो हम लोग सही में ये कर रहा हो, तुम बस ये बता दो जो हम ये कर रहा है. ऐसा हुआ है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के पास ऐसे जाता है पैसा. ऐसा मेरा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरा जो लॉजिक है मैं आपको बता सकता हूँ. होता है या नहीं होता आई डोंट नो, बट मैं एक लॉजिक बता देता नहीं हूँ. नहीं, एक इन्फ्लुएंसर ने बोला है, उसका 2 मिलियन सबसे बड़ा एक है, 2 मिलियन हाँ, ऐसा सब्सक्राइबर भी है. उसने खुद बोला है जे ऐसे मेरे पास 2 कंपनियों का डील आया है, तुमको इतना पैसा देंगे, जस्ट मेरे स्टॉक के बारे में अच्छा खासा बता दो. मैं एक्चुअली बोलता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली. अगर ऐसा सही चल रहा है तो होता ये होगा कि सपोज मैं एक बहुत बड़े business है, तो मैंने उसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करा हुआ
ठीक है, मैं आपको बता दिया कि कंपनी का इतना अच्छा पॉजिटिव आउटलुक इतने ऊपर जा सकता है, ये होगा कंपनी में, ये बड़ा ढीला है वाला, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इतना अच्छा। आप सुने होंगे काफी सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपको बता रहे होंगे चैनल्स में, या फिर आपको ट्वीट कर रहे होंगे, या फिर टेलीग्राम में बता रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसके बाद आप यार कुछ हो नहीं हुआ, थोड़ा सा हो गया, लेकिन जो उठा होगा वो जस्ट बिकॉज आप ही लोगों की वजह से, क्योंकि मास में उनके सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा होंगे। अगर कुछ परसेंट लोग भी देख के इन्फ्लुएंस हो गए, ऐसे काफी लोग होंगे, एक बंदा नहीं कर रहा, काफी लोग कर रहे होंगे, तो उनमें से कुछ सर्टेन परसेंट अगर उसके बातों से इन्फ्लुएंस हो गए, फिर इन्फ्लुएंस होके अगर वो खरीदने लगे, तो फिर स्टॉक का प्राइस क्या होगा? स्टॉक के ऊपर जाएगा। यस, इवन स्कैल्पिंग जो भी कर रहे हैं स्कैल्पिंग जो करवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो तो निकल जाएगा ना, लाइव उठने के बाद वो निकल जाएगा। लाइव लाइव ट्रेड में वो अपना लगा देंगे, उसके बाद आप लोग भी कॉल ले लो, पूछ ले लो, फंसे ओके, रहोगे। हजार हजार लोग, लाखों लोग ले ले पुट, मैंने पुट ले लिया, भले ही कॉल साइड का मार्केट, इतने लोग तो ले लिए ना, थोड़ा सा तो मूवमेंट देगा, स्कैल्पिंग भी मैं निकल दूंगा। तो ऐसे चलता है ये मार्केट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये ऐसा होता है या नहीं होता, इसका मेरा कोई डेटा नहीं है, ये बस मेरा कॉन्स्पिरेसी। राइट, एक एक पॉइंट पे अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग इन्वेस्ट करेगा तो उसके ऊपर तो बुलिश एंगल फिंग बनेगा ही और वो ऊपर जाएगा भी। थोड़ा सा तो मैटर करेगा थोड़ा सा तो करेगा, हाँ, थोड़ा सा तो करना चाहिए, प्रोवाइडेड उतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस उतना लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। हाँ, बाकी मैं बॉन्ड के बारे में जो बता रहा था, हाँ, बॉन्ड क्या होता है ना, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट क्या होता है ना, इंटरेस्ट रेट इज सिग्नल फॉर द रिस्क, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। सिग्नल फॉर द रिस्क मतलब कि जिस चीज में ज्यादा रिस्क, उस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर लाइक जैसे बैंक के तरफ से लोन, या फिर आपका कुछ लोकल कंपनीज, आप फॉर एग्जांपल लोकल जो होते हैं लाइक फाइनेंशियल एनबीएफसीज, जैसे कि या फिर आपका जो ऑनलाइन आपको काफी सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो कि लेंडिंग वाले एप्लीकेशंस हैं, हाँ, नाम नहीं लूंगा लेकिन काफी सारे हैं, राइट। वो आपको इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करते हैं, वो बोलते हैं कि आप मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, लाइक वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? रीजन इज, आप अगर उसमें से लोन ले रहे हो और आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वो चेक नहीं कर रहे, वेरीफाई नहीं कर रहे, और आपको इजीली लोन दे रहे, तो इस सेंस से हाई रिस्क कि उनका पैसा डूब सकता है। मे बी वो दे ना, मेरे पास अगर लाइक आई एम नॉट इन अ सिचुएशन कि मैं लोन की भरपाई कर सकूं, और मुझे सामने से कोई एक लोन दे रहा है, अगर मैं डिफॉल्ट हो जाता हूं, देयर इज अ हाई चांस, रिस्क ज्यादा है, राइट। तो उसके वजह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन बैंक्स में रिलेटिवली उस कंपैरिजन में एक कम इंटरेस्ट रेट होता है, काफी ज्यादा वेरिफिकेशन। उसके बाद अगर आप पास हुए, उनके जो भी सिविल स्कोर वगैरह जो भी मतलब चेक करना होता है, सारी क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपको लोन मिलता है। तो इंटरेस्ट रेट इज अ सिंबल ऑफ रिस्क, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट ज्यादा, यानी कि लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा, ऐसा आप मान के चलिए। लॉन्ग टर्म आपको या मुझे किसी को नहीं पता, जैसे कि 10 ईयर गवर्नमेंट का बॉन्ड ईयर है, यानी 10 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, पूरा पैसा। अभी तो आपको प्रीमियम्स मिल रहे हो, जो कि आपका कूपन होगा वो मिल रहा होगा, लेकिन 10 साल बाद आपको पूरा पैसा मिलेगा। 10 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन यानी कि क्या है, रिस्क है, राइट। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का इन गुड गोइंग इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म का आपको बढ़ता है, हाँ अच्छा चल रहा है, चलेगा अच्छा, मतलब रिस्क कम यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। ये है अच्छे इकोनॉमी का सिंबल है। लेकिन अभी का सिचुएशन अगर देखा जाए यहाँ पे, ये अपना रहा शॉर्ट, ये रहा अपना लॉन्ग टर्म बॉन्ड,
और ये रहा अपना शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो गैप है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, जो कि पहले थोड़ा मतलब क्लोज आ गया था। अभी लॉन्ग टर्म का थोड़ा ऊपर जा रहा है और शॉर्ट टर्म का थोड़ा नीचे जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। ऐसा हुआ भी था बहुत बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था। कौन सी सिचुएशन था? 2022। इसको कहते हैं इनवर्स कर्व, यस इनवर्स बॉन्ड यील्ड कर्व जिसे कहते हैं। तो उसमें होता ये कि यहाँ पे आपको डर रहता है कि करंट सिचुएशन जो है वो गंदा है, फ्यूचर में भी अच्छा हो सकता है। करंट सिचुएशन गंदा है यानी कि ज्यादा रिस्क है, तो फिर करें शॉर्ट टर्म का जो इंटरेस्ट है मतलब रिस्क है ज्यादा है, यानी कि इंटरेस्ट भी ज्यादा। लॉन्ग टर्म शायद ठीक हो सके, तो लॉन्ग टर्म में आपको मतलब इन्वेस्टर के दिमाग में ये चलता है यहाँ पे, मतलब ये जो ग्राफ से दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर मतलब अभी अगर गंदा चला है तो बात तो ठीक हो ही जाएगा। अगर अगर अभी गंदा चल रहा है तो बाद में हो सकता है ठीक हो जाए। तो यहाँ के सिचुएशन में अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें दिखी है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का जो यील्ड है वो ऊपर थोड़ा गया है, ना शॉर्ट टर्म का नीचे गया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में रिस्क कम है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिस्क है, जो कि फिजिबल है कि हाँ फ्यूचर में अनसर्टेन है। यस तो रिस्क ज्यादा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में अभी फेवरेबल है। हाँ तो दिस कुड बी अ गुड साइन कि अभी इकोनॉमी हमारा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। यूएस का मैं बता रहा हूँ, तो यूएस को डिपेंड करते हैं ओवरऑल ग्लोबल, तो मैं यूएस को ही बेंचमार्क की तरह यूज करता हूँ। सो और कुछ बोलना चाहोगे? और क्या सुनना चाहिए बताइए। और क्या सुनना है, इतना लोग सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा लोग तो प्रॉब्लम में पड़ रहा है। हर कोई बोल रहा है मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, वो क्या करे? बेसिक से अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है वो क्या करेगा? बेसिक से अगर कोई भी शुरू करना चाहता है तो आई से कि पहले आप जो भी न्यूज आ रहा है कंपनी के रिलेटेड, आप पहले कंपनी के बारे में न्यूज पढ़िए, कितना प्रॉफिट किया, किस वजह से किया, क्या लॉस हुआ, क्यों हुआ, क्या कंपनी कर रहा है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो सारे न्यूज पहले पढ़ने की कोशिश करें। यस वंस आप न्यूज पढ़ने लगे तो आपको कंपनी ओवरऑल कंपनी न्यूज तो एक ही कंपनी के बारे में नहीं आएगी, काफी सारे कंपनीज के बारे में आएगी, तो आप कंपनीज को आप लिटरली समझ सकते हो कि अच्छा एक दिन, 5 दिन, 6, 7, 10, एक हफ्ता, एक महीना जब हो जाएगा ना तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये कंपनी ऐसा ऐसा काम कर रही है। उसके बाद वंस यू आर डन विद उस लेवल का नॉलेज, आपको थोड़ा कंफर्टेबल लग गया, उसके बाद आप थोड़ा डीप डाइव करोगे। डीप डाइव कैसे करोगे? आप सीधा कंपनी के बारे में ढूंढने लगोगे कि कंपनी का रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स हो गया, अर्निंग रिपोर्ट्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो गया, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स आप स्टडी करेगा, ठीक है। हाँ स्टडी करने के बाद पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या नॉलेज होते हैं, फंडामेंटल बिल्कुल एनालिसिस क्या होते हैं, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगा। उस दिन सुनो, बिल्कुल मैं चाय पीने गया था बाज़ार में, तो ठीक जो मुझे चाय दिया वो बोल रहा है देखो ये स्टॉक अच्छा है, ठीक है। वो भी बोल रहा है ये स्टॉक अच्छा है, मतलब ए टू जेड सबको अभी घुसना है सीधा मार्केट के अंदर। सीधा बोल रहा है देखने के बाद ही ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। 1 रुपये का स्टॉक है, बोल रहा है ये बहुत बढ़िया है, ये हो जाएगा 100। लोगों की एक्चुअली मेंटेलिटी क्या है मुझे नहीं पता, उस स्पेसिफिक स्टॉक का क्या है, क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो द थिंग इज, लोगों के दिमाग से ये पहले हटाना होगा कि ये चीज सस्ता है तो अच्छा है, नहीं सस्ता है मतलब वो चीज इतना सस्ता क्यों है वो पहले सोचो। यस आपको आईफोन लाख रुपए में मिल रहा है, उसमें आपको एक सस्ता सा फोन आपको 500-600 रुपए में मिल जाएगा, आपको लेकिन 2-3 दिन बाद बंद जो होगा तो आपको वैसा समझना चाहिए। क्वालिटी चीजें हमेशा कोई Right. अच्छे प्राइस में होती है, क्वालिटी यानी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि एक आईफोन का प्राइस अगर 10 लाख हो जाए कि आईफोन है 10 लाख में, हाँ उसका प्राइस एक होता है, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू।
आपको मतलब समझना होगा कंपनी का प्राइस कितना है। वो चीज आप दो चीजों से जान सकते हो, इधर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप वैल्यूएशन वगैरह करके आप जानो, या फिर टेक्निकल एनालिसिस करके, या फिर बोथ कंबाइन करते हो तब तो मतलब हो गया, आप राज करोगे। और दूसरी चीज कंपनी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन पहले करें, तो कंफर्टेबल खुद को करो कि कंपनी कैसे काम करती है, क्या करती है, वो सारी चीजें Exactly. देखो। उसके बाद चार्ट अगर आपको रीड करना है, तो बस चार्ट आप देखते रहो। शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि चार्ट आपको रीड करना होगा, देखना होगा कि क्या हो रहा है, कौन सा कैंडल कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हर एक चीज आपको डिटेल में देखना होगा। वंस आप वो चीज थोड़ा समझने लगोगे तो आपको दिमाग में थोड़ा आइडिया आ जाएगा, अच्छा ऐसा हो रहा है, अरे इस जगह पे हमेशा टकरा के ऊपर जा रहा है, अरे यहाँ पे टकरा के नीचे जा रहा है, या यहाँ पे पॉसिबिलिटी कर रहा है, वहाँ पे भी कर रहा है। तो वो चीज आपको डॉट्स आपको कनेक्ट करना होगा, वो विद प्रैक्टिस आपका धीरे धीरे आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं राइट। शुरुआत। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आने के लिए, और हमारा जो इन्वेस्टर है उनको थोड़ा समझाने के लिए जो ऐसा ऐसा मार्केट चलता है, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गेटिंग हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, ठीक है, फिर आज की तरह ऐसे ही फिनिश करते हैं। और देखो गाइस, आई थिंक मुझे लगता है अगर तुम्हारा कमेंट अच्छा खासा आएगा और भी कुछ एनालिसिस के बारे में बताओगे तो हम फिर से इनको बताएंगे। जो आपको ऐसा ऐसा पूछा है तो आप आइए और एक बार कुछ आपका जो भी ফেভারেবল কোশ্চেন है, ঠিক है, তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো থাকবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারো, আর আমি কীর্তিকে আবার নিয়ে আসবো এখানে এসে আবার তোমাদের যদি কিছু এনিথিং যদি ডাউট থাকে তো তোমাদের সাথে শেয়ার করবে এসে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ কীর্তি। थैंक यू।